हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत रॉबिन चतुर्वेदी और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर का 2 वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ था एक लास्ट टॉपिक तक जिसका नाम था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने वादा किया था कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट से अपन शुरू करेंगे और इसको ख़त्म भी करेंगे। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं बहुत ही जोश के साथ, आंखें खोल कर इसको समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नीट के लिए उम्मीद मत खोइए। नीट की सारी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आती है, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस बना के रखिए। मैंने भी इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस किया हुआ है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये चैप्टर क्या कहना चाहती है। तो आगे बढ़ते हैं। We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. हम जानते हैं कि लार्ज अमाउंट में वेस्ट वाटर हमारे सिटीज़ और टाउन्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। A major component of this waste water is human excreta. इस वेस्ट वाटर का जो मेजर कंपोनेंट वो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इसी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हम सीवेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट में इसको लिखिए कि दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। आगे देखते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ये जो सीवेज है ये लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स को कैरी करता है, रखता है अपने अंदर, कंटेन करता है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जिनमें से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो आपने कभी सोचा है क्या कि इतने लार्ज अमाउंट में जब सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहाँ जाके डिस्पोज होता है? नहीं सोचा? अच्छा, सोचा है तो ठीक है। तो फिर उसी डिस्पोजल के मेथड को पढ़ने के लिए हमारे पास ये टॉपिक मिला हुआ है, हमें एनसीईआरटी ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर, स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। इसको डायरेक्ट नहीं डाल सकते भाई रिवर में, इसको डायरेक्ट स्ट्रीम्स में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हम भी तो उसे यूज़ करते हैं यार, हमारे पास उसी से तो पानी आता है ना। वही सब जो सप्लाई वाटर होता कहाँ से है भाई? वो सप्लाई वाटर यही सब पानी होता है जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है। बिफोर डिस्पोजल हेंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो डिस्पोजल के पहले इस सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसको लेस पल्यूटिंग बनाते हैं, इसमें पल्यूशन का लेवल कम करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का ये डन होता है, यानी कि इस ट्रीटमेंट को करने के लिए भी एक हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेजेस। चलिए, अब यहाँ पे आता है मैटर। दोस्तों, फैक्ट्स से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते जाइए ताकि बाद में जब आप पढ़ें तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाइए। 1 पन्ने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ट्राई करिएगा कि वही सब लिखें जो 1 पन्ने में है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें फिजिकल रिमूवल किया जाता है पार्टिकल्स का, जो कि बड़े हैं, और छोटे पार्टिकल्स का फिजिकल रिमूवल किया जाता है। फिजिकल रिमूवल के लिए 2 चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, फिल्ट्रेशन, जाहिर सी बात है, और सेडिमेंटेशन। इसको छोड़ देंगे तो अपने आप ही बैठ जाएगा, वो होता है सेडिमेंटेशन। और फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करके निकाल लेते हैं उसमें से जो भी लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स हैं। These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. Floating debris क्या होता है? जो सीवेज है उसमें तैरते हुए जो डिब्रिस है ना, तैरते हुए जो अमाउंट मतलब जो भी मैटर है उसको बोल रहे हैं फ्लोटिंग डिब्रिस। उसको रिमूव किया जाता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। याद रखिएगा इस पॉइंट को, फ्लोटिंग डिब्रिस को सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से मतलब हटाया जाता है। देन द ग्रिट। अब ग्रिट क्या है? सॉइल और स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। और इस सॉइल और स्मॉल पेबल्स को रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन बोले तो क्या? फ्लोटिंग डिब्रिस को हटा लिए, आगे छोड़ दिए, उसके बाद क्या हुआ
कि वो जो सॉइल और फ्लोटिंग डेब्रिस है उस सीवेज में, वो धीरे धीरे करके खुद ही सेटल डाउन कर जाएगा। उसी प्रोसेस को तो बोलते हैं बच्चों सेडिमेंटेशन। ठीक है। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, जो भी सॉलिड नीचे जाके बैठ गया उसी को बोलते हैं बच्चों प्राइमरी स्लज। उसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। सेडिमेंटेशन के दौरान जो भी सारे सॉलिड्स नीचे बैठ गए हैं उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स एफ्लुएंट, और जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। नीचे बैठ गया प्राइमरी स्लज, ऊपर रह गया एफ्लुएंट। आगे बढ़ते हैं। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, इससे एफ्लुएंट को यानी कि जो ऊपर रह गया उसको निकाल लेते हैं, उसको ले जाते हैं और उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट अपना हो गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। क्या कहता है यहाँ पे कि द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। 10.6 फिगर देखने को बोल रहा है। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज एरेशन टैंक में हम लोग प्राइमरी एफ्लुएंट को पास कराते हैं। ठीक है। द एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है। इसको एफ्लुएंट को ले आया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लाने के बाद जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। ठीक है। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो उस प्राइमरी एफ्लुएंट को मैकेनिकली अपन क्या करते हैं, उसको एजिटेट करते हैं कॉन्स्टेंटली, मतलब लेवल पे कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट करते हैं और उसमें एयर पंप करते हैं, एयर पम्प्ड इनटू इट। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। इससे क्या होता है दोस्तों कि फ्लॉक्स बन जाता है। इससे क्या होता है? फ्लॉक्स बन जाता है। कैसे बनता है? विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है। आप ऑक्सीजन दे रहे हो ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन उसमें खुद ही प्रेजेंट होगा क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, न्यूट्रिशन है माइक्रोब्स के लिए, और एयर भी दे रहे हो, मतलब उसको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो एरोबिक माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए, तो उसको क्या बोले अपन? फ्लॉक्स बोले। ठीक है। फ्लॉक्स का एक डेफिनेशन भी है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए वहाँ पे कॉपी में। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ये बैक्टीरिया का मास है जो कि फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड है और यही मेश लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं अपन फ्लॉक्स। While growing, these microbes consume a major part of the organic matter in the effluent. ठीक है। ग्रो करते समय ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर का मतलब एफ्लुएंट का ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका मेजर पार्ट को कवर करते हैं, उसको खाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो एफ्लुएंट जो होता है, एफ्लुएंट के ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट जो होता है उसको माइक्रोब्स कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। उसको मतलब ग्रो करने के लिए उसको कंज्यूम करते हैं। अब क्या है कि दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस बीओडी। इससे होता यह है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये घट जाता है किसका? एफ्लुएंट का। क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? BOD refers to amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. अगर 1 लीटर वाटर का सारा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाना है बैक्टीरिया से, तो उसके लिए जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा, ठीक है, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उसी को बोलते हैं BOD. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water. ठीक है। जो BOD टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन को चेक किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एक सैंपल ऑफ वाटर में, एंड दस इनडायरेक्टली BOD इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो इससे ये समझ सकते हैं कि BOD जितना होगा उससे BOD को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी वाटर सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर है। द ग्रेटर ऑफ द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा किसी वेस्ट वाटर में उतना ही ज़्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा।
once the BOD of the sewage of wastewater is reduced significantly, एक बार BOD सीवेज वाटर का, सीवेज या फिर वेस्ट वाटर का सिग्निफिकेंटली यानी कि ऑब्जर्व किया जा सके उतना कम हो जाता है, तो उसके बाद एफ्लुएंट को पास कर दिया जाता है सेटलिंग टैंक में, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं उनको सेडिमेंट करने को अलाउ किया जाता है। मतलब सबसे पहले क्या बोले यहाँ पे कि एक बार BOD घटा दिए। BOD कैसे घटा था? माइक्रोब्स के द्वारा घटा था। ठीक है, माइक्रोब्स के द्वारा BOD घटा। BOD घटने के बाद एफ्लुएंट को पास किया गया सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या करने का ऑप्शन मिल रहा है? फ्लॉक्स को सेटल करने का ऑप्शन मिल रहा है, सेडिमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो इस सेटलिंग टैंक में जो सेटल होगा पार्ट यानी कि जो सेडिमेंट होगा पार्ट, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। याद करो प्राइमरी स्लज कहाँ बोलते थे, किसको बोलते थे? वो सारे सॉलिड्स जो कि सेटल हो जाते हैं पहली बार, मतलब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करने के बाद जो सॉलिड्स होते हैं उसमें, यानी कि जो भी ग्रिट्स होते हैं, स्मॉल पेबल्स, उसके सॉइल जो भी होता है वो सेटल कर जाता है, उसको बोलते थे प्राइमरी स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज किसको बोल रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं जब फ्लॉक्स सेटल डाउन यानी कि सेडिमेंट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as a inoculum। आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि इनोक्यूलम क्या होता है? दही के लिए जोरन को क्या बोलते हैं? इनोक्यूलम। ठीक है, वो देना ज़रूरी है। उसी प्रकार से यहाँ भी इनोक्यूलम है। ठीक है, इसको जोरन नहीं बोल रहा हूँ यार, क्या आप लोग भी यार कुछ भी सोच लेते हो। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। जहाँ से आया था वहाँ पे स्मॉल पार्ट को किसके मतलब इसी एक्टिवेटेड स्लज के यानी कि फ्लॉक्स के, उसको भेज दिया जाता है पिछले वाले टैंक में एज द इनोक्यूलम, एज अ स्टार्टर। इनोक्यूलम मतलब स्टार्टर। ठीक, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक, जो रिमेनिंग लार्ज पार्ट है स्लज का, उसको एक लार्ज टैंक में भेजा जाता है, लार्ज टैंक में भेजा जाता है। और उस टैंक का क्या नाम है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। क्या बोलते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। यहाँ पे अदर काइंड के जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं, मतलब दो टाइप के बैक्टीरिया का जिक्र है यहाँ पे, एक एरोबिकली जो ग्रो कर रहा है वो, और एक जो एनारोबिकली ग्रो कर रहा है। ठीक है, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरिया और फंजाई को स्लज से डाइजेस्ट कर दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं बायोगैस। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी लिख लो कि ड्यूरिंग दिस डाइजेशन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो डाइजेशन होता है एनारोबिक बैक्टीरियाज का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसके दौरान प्रोड्यूस होता है कुछ, उसके दौरान प्रोड्यूस होते हैं कुछ गैसेस जिसका नाम है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो गैस होते हैं वो बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, वो गैस मिलकर क्या बनाते हैं? बायोगैस। एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इनफ्लामेबल, जो कि एक ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकता है जिसको, जो कि इनफ्लामेबल होता है यानी कि जो ज्वलनशील होता है, जो जल सकता है। ठीक है, अरे भाई ज्वलनशील मतलब अलग चीज़ है, वो जलना अलग चीज़ होता है कि हाँ जेलस अलग चीज़ है। यहाँ ज्वलनशील यानी कि इनफ्लामेबल, यानी कि जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो आग लगा सके। तुम लोग भी यार क्या क्या सोच लेते हो यार, ये लड़कियाँ जो है ना, खैर कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, कोई लड़की वड़की ऐसी नहीं होती है, सब बराबर होते हैं यहाँ पे, लड़का लड़की। खैर आगे बढ़ते हैं। द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स। अब देखिए क्या होता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो एफ्लुएंट होता है उसको जनरली रिलीज कर दिया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे कि वाटर, रिवर और स्ट्रीम में। एक फोटो दिया हुआ है 10.7 में, उस फोटो को देखते हैं दोस्तों। जो एरियल व्यू दिया हुआ है दिखा रहा है कि कैसा होता है ये सीवेज प्लांट देखने में। ये देखो इतना बड़ा सा होता है, इसको किसी रिवर और स्ट्रीम के आसपास ही बनाया जाता है ताकि ट्रीट करके डायरेक्ट उसको
डाला जा सके डायरेक्ट इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. आप अप्रिशिएट करिएगा इस इफ़र्ट को, इस टेक्निक को अप्रिशिएट करिएगा कैसे मिलियंस ऑफ गैलन्स वेस्ट वाटर के ट्रीट कर दिए जाते हैं ग्लोब पर। दिस मेथडोलॉजी हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ। इसको 100 साल से ज़्यादा से यूज़ किया जा रहा है इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सभी हिस्से में, दुनिया के सभी हिस्से में इसको यूज़ किया जा रहा है। दिस मेथडोलॉजी हैज़ बिन, अच्छा ये तो पढ़ ही दिया, आगे पढ़ते हैं। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। ठीक है, कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी अभी तक इस माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को मतलब ये नहीं कर पाया, क्या बोलते हैं, चैलेंज या फिर उसके लेवल का कोई बना ही नहीं है भाई इतना एफिशिएंट। ठीक है, यू आर अवेयर that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. इस increasing urbanization के कारण, urbanization मतलब शहरीकरण मतलब शहर का बनना। ठीक है, सीवेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में, बहुत मतलब पहले से भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शहर में लोग आ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, नए नए जो मतलब जो हमारे सिटी के आउटस्कर्ट्स में जो खाली ज़मीन थे वहाँ तक शहर फैल रहा है, तो उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन, जिसके कारण ये जो सीवेज है ये पहले से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हो रहा है। However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities. फिर भी हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि अभी भी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका नंबर उतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि उतने लार्ज क्वांटिटीज़ को ट्रीट कर पाएँ। So the untreated sewage is often discharged directly into the rivers, leading to their pollution and increase in waterborne diseases. तो इसी के चलते दोस्तों बहुत से बीमारी पैदा हो रहे हैं। असल में क्या है ना कि हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं बड़े बड़े, तो उससे क्या होता है कि हम लोग तो सुरक्षित रह जाते हैं, लेकिन वो लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, जो गरीब हैं बेचारे, उन लोग को परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज डोनेट, हमें हमेशा डोनेट करना चाहिए। वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट टू, वी शुड मेक देम एजुकेटेड, हमें उनको भी एजुकेट करना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो ये जो मिनिस्ट्री, यहाँ पे देखिएगा HRD मिनिस्ट्री कभी नहीं आप लोग लिखिएगा, गलती से ऑप्शन दिया रहेगा तो आप गलती कर सकते हो यहाँ पे। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया गैप और YAP को, यानी कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को, तो किस लिए किया, हमारे रिवर्स को सेव करने के लिए किया, किससे, पॉल्यूशन से। एंड अभी तो आपने न्यूज़ देखा ही होगा कि गंगा के ऊपर मतलब लाशें तैरती हुई दिखी, उस पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन कितना दुखद है ये सब, बताइए कितनी बुरी बात है। ऐसे आप लोग को बता दूं कि वो जो लाशें मतलब उस पर मिलती हैं, उसका एक कारण होता है, जो लोग गरीब होते हैं ना, जो जला नहीं सकते, ठीक है, लाश को, वो लोग उसी में डायरेक्ट विसर्जित कर देते हैं। और बाकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, दैट इज़ अनदर मैटर ऑफ कंसर्न, उस पर अभी अपन बात नहीं करते हैं। ठीक है, अंडर दीज प्लांट्स इट इज़ प्रपोज्ड to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged into the river. इस प्लान के अंदर क्या किया गया कि लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को मैन्युफैक्चर किया गया, ऐसा प्रपोजल था कि मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज है उसको ट्रीट किया जाए, तब जाके वो डिस्चार्ज हो। अ विजिट टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू would be very interesting and educating experience. तो कहीं भी आसपास आपके नदी हो या फिर कुछ भी हो तो पता करिए, गूगल पे सर्च करिए। गूगल पे सिर्फ इंस्टाग्राम और फिर फेमस हीरोइंस और फेमस हीरोज़ या फिर फेमस फिल्म्स को ही सर्च नहीं किया जाता। वहाँ पे सर्च ये भी कर सकते हो आप कि आपके आसपास कहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और अगर है तो आप जाइए। लेकिन कोरोना वायरस दोस्तों, कोरोना वायरस, अभी कोरोना वायरस का समय है, अभी आप सिर्फ अपने घर में रहें,
अपने आप को सुरक्षित रखें। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा तो आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए स्टे एट होम दोस्तों, ठीक है। अपने को क्या है, अपने को तो बस पढ़ना है यार, किताब कॉपी निकालो, बस बैठ के पढ़ने लगो, बात खत्म। और वैसे भी मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ तो आप लोग इससे भी सीख ही सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अभी हमने बायोगैस को पढ़ा था। बायोगैस में क्या क्या आ रहा था वहाँ पे? वहाँ लिखा हुआ था मीथेन, वहाँ लिखा हुआ था H2S, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसको पढ़ते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है मीथेन का। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस होता है और इसको फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है बायोगैस को। यू हैव लर्नड दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। आपने पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही अनेक प्रकार के गैसियस एंड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान। पढ़ा ना अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, कि इसलिए आगे देखते हैं, उसके बारे में वापस डिस्कस करेंगे, उसमें और टाइम निकलेगा। इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट वीडियो बनाना है तो थोड़ा जल्दी बढ़ना पड़ेगा। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे यूटिलाइज। जो गैस प्रोड्यूस होता है, टाइप मतलब उस टाइप का गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है माइक्रोब्स पे और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स पे जो वो यूटिलाइज कर रहे हैं, वो माइक्रोब यूटिलाइज कर रहे हैं। इन द एग्जाम्पल साइटेड इन रिलेशन to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2। वहाँ पे हम लोग क्या देखा था? फर्मेंटेशन ऑफ डो के दौरान या फिर चीज़ मेकिंग के दौरान या फिर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस के दौरान जो मेन गैस प्रोड्यूस हो रहा था वो CO2 था। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2O। तो सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल, वो बैक्टीरिया जो कि सेल्यूलोजिक मटेरियल पर एनारोबिकली ग्रो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 और H2O को प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा होता ही है, मीथेन के साथ साथ CO2 और H2O को भी प्रोड्यूस करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इन बैक्टीरियाज को कहते हैं कलेक्टिवली मिथेनोजन। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। और ऐसे ही एक कॉमन बैक्टीरियम को बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। और एक कॉमन बैक्टीरियम है जिसको मिथेनोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। These bacteria are collectively called methanogens and one such common bacterium is methanobacterium. These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment. ये जो बैक्टीरिया है वो कॉमनली फाउंड होते हैं एनारोबिक स्लज में, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट में मिलते हैं हमें। एनारोबिक स्लज कहाँ मिलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट में मिलते हैं। These bacteria are also present in rumen, a part of stomach of cattle। ठीक है, ये रूमेन में भी मिल सकते हैं, ठीक है। किसके? कैटल के स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं जिसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन। बहुत सारे सेल्यूलोजिक मटेरियल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कैटल के फूड में, ठीक है। और उस पे काम करने के लिए मिथेनोबैक्टीरियम की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। ठीक है, ये मिथेनोबैक्टीरियम कैटल के न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Thus the excreta, dung of cattle, commonly called गोबर, is rich in these bacteria। इसीलिए दोस्तों कि ये जो गोबर होता है इसमें ये बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गोबर में मिथेनोबैक्टीरियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस।
तो इसीलिए जो डंग है यानी कि काऊ डंग है, इसको बायोगैस के जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको कॉमनली गोबर गैस भी बोला जाता है। The biogas plant consists of concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio wastes are collected and a slurry of dung is fed. क्या किया जाता है कि बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है इस बड़े से कंक्रीट टैंक में, जो कि कितना इसका लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ डीप में है, डीप है 10 से 15 फीट डीप होता है और इसमें बायो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, यानी कि सब्जी का छिलका हो गया, ये सारी चीज़। और फिर स्लर्री ऑफ डंग, यानी कि डंग का जो स्लर्री है, स्लर्री मतलब सूखा हुआ, काऊ डंग नहीं डालना है, स्लर्री होना चाहिए, ठीक है। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लर्री, एक फ्लोटिंग कवर को प्लेस कर दिया जाता है स्लर्री के ऊपर, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। वो जो फ्लोटिंग कवर होता है वो जैसे जैसे गैस में टैंक में गैस प्रोड्यूस होते जाता है, वो फ्लोटिंग कवर ऊपर उठने लगता है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेस। तो वो जो होता है बायोगैस के प्लांट के पास एक आउटलेट होता है जो कि कनेक्ट होता है पाइप से, जो कि आस पास के घरों में जाके जुड़ता है और प्रोड्यूस करता, मतलब प्रोवाइड करता है उन घरों को क्या, बायोगैस। द स्पेंट स्लर्री इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। जो स्लर्री का यूज़ हो गया उसको भी दूसरे आउटलेट के थ्रू निकाला जा सकता है और उसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जा सकता है। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन रूरल एरियाज़ वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। कैटल डंग को लार्ज क्वांटिटीज़ में, मतलब जो प्रेजेंट अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, उसको यूज़ किया जा सकता है वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए। एक चिपरी होता है, समझ रहे हो आप, उसको काऊ डंग को थेप के, यानी कि मतलब चिपटा सा बना के उसको भी हमारे एरिया में जलावन के रूप में यूज़ किया जाता है, खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। So biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. ठीक है। The picture of biogas plant is shown in figure 10.8. देखिए डंग वाटर है वहाँ पे, बीच में जो है वो एनारोबिक, मतलब ये जो डाइजेस्टर है यहाँ पे, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CH4 CO2 प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि गोबर गैस बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है। ये गैस होल्डर होता है ये, और एक स्लज होता है बगल में जहाँ पर से निकाल के इसको फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ IARI। ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस का, ये इंडिया में डेवलप इसलिए हो पाया क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसके इफ़र्ट्स के चलते प्रोड्यूस हो पाया, मतलब सेटल यहाँ पे किया जा सका। और सिर्फ इसी के इफ़र्ट्स के द्वारा ही नहीं, एक होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के इफ़र्ट्स के कारण ही इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी जो है वो आ पाया। इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, इट would be interesting to inquire if there are any biogas present nearby. Visit the biogas plant and learn more about it and the people who are actually managing it. वहाँ जाइए, आपके आसपास अगर कहीं बायोगैस प्लांट है तो वहाँ जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, एक्सपोज होइए नए नए चीज़ों से और सीखने की कोशिश करिए कि क्या सिखाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में माइक्रोब्स कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे हो रहा है यूज़, ठीक है। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स। बायो कंट्रोल क्या होता है? बायो कंट्रोल यही होता है कि बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया जाए प्लांट डिजीज और पेस्ट को रोकने के लिए। हमारे मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केमिकल्स का यूज़ बहुत किया जा रहा है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इसका यूज़ बहुत किया जा रहा है। तो दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स अलाइक and have been polluting our environment, soil, groundwater,
सबको पल्यूट कर रहे हैं ये केमिकल्स। तो इसके लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारे फ्रूट्स के क्वालिटी को भी बहुत प्रोड्यूस तो कर देते हैं यार, लेकिन इसका जो मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है ना वो घट जाता है। लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने से क्या होता है, आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स यानी कि केमिकल वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपन। वीडिसाइड्स तो केमिकली वाला होता है, अब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो इसके चलते भी हमारा जो सॉइल का क्वालिटी है पल्यूट हो जाता है, वो उसका क्वालिटी डिक्रीज़ कर जाता है, उतना वैल्यू उतना अच्छा नहीं रहता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़, कैसे होता है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट और डिजीज़ का? एग्रीकल्चर में देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट्स दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। यहाँ पे एग्रीकल्चर में ना एक कंट्रोल मतलब एक मेथड होता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और उसको नेचुरल वो होता है नेचुरल प्रिडेशन, यानी कि प्रे रहेगा प्रीडेटर भी रहेगा, खुद ही नेचुरली प्रीडेट कर दो। ऐसे क्या होता है ना कि बैलेंस बना हुआ रहता है हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। अगर इस एग्रीकल्चरल फील्ड को एक इकोसिस्टम मान ले अपन, तो वहाँ पे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। अगर प्रीडेटर रहेगा, नेचुरली खत्म हो रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे अपने जाके तो आप मार नहीं रहे हो, कोई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तो यूज़ कर नहीं रहे हो, तो वो नेचुरली हुआ, ठीक है। अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। ऑर्गेनिक फार्मर का एक बहुत ही बड़ा बिलीफ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की बिलीफ होता है। की बिलीफ यानी कि बहुत ही कोर वाला बिलीफ, इंपॉर्टेंट बिलीफ होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हेल्थ को इंक्रीज करती है, ठीक है। अब मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज़ अ मोर सस्टेनेबल इट इज़, ठीक है। जितना ज़्यादा वेराइटी एक लैंडस्केप के पास होगा उतना ही ज़्यादा सस्टेनेबल ये स्टेबल होगा, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब होता है ऐसा चीज़ जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यूज़ में आ सके। अच्छा, द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट्स आर नॉट इराडिकेटेड, ठीक है। और द ऑर्गेनिक फार्मर इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं इसीलिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, इसके लिए काम करते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जहाँ पर इंसेक्ट जो हैं वो कभी कभी मतलब पेस्ट के रूप में पेस्ट बन जाएं, समझे, आर नॉट इराडिकेटेड, लेकिन ख़त्म ना हो भाई, बर्बाद ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। उसको मारना उन लोग का मकसद नहीं रहता ऑर्गेनिक फार्मर्स का यार, मारना नहीं चाहते, उसको एक लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं ताकि हमारा जो मतलब बायोडाइवर्सिटी रहे वो मेंटेन रहे। ख़त्म कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, बहुत नुकसान होता है हमारे ही सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful microbes indiscriminately, this is holistic approach that seeks to develop understanding of the webs of interaction between the myriads of organisms that constitute the field flora and fauna. The organic farmer holds the view that eradication of creatures that are often described as pests is not possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बायो कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करने से क्या होगा कि हमारा जो डिपेंडेंस है टॉक्सिक केमिकल्स पे यानी कि इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स पे उस पर से कमेगा, घटेगा। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विथ वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, pattern of feeding and the habitats that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. So the very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। तो ये जो प्रीडेटर वाला जो मतलब मेथड है कंट्रोल करने का, अपने मतलब फील्ड को प्रोटेक्ट करने का, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करने का प्रे को, इसका जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है वो है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड क्या होता है? लेडी बर्ड एक बीटल होता है, ठीक है।
और ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। लेडी बर्ड से क्या मतलब, किससे आप rid पा सकते हो, किससे आप छुटकारा पा सकते हो, गेट रिड ऑफ एफिड्स, आप एफिड्स से छुटकारा पा सकते हो। और ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं उससे आप उसके मदद से आप किससे छुटकारा पा सकते हो, तो मॉस्क्यूटोज से छुटकारा पा सकते हो। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब यही मतलब कैटरपिलर, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए भी एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BT भी लिख देते हैं। तो इसके मदद से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कैटरपिलर्स को। These are available in sachets as dry spores which are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassicas and fruit trees। ये जो होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं किस में, स्पोर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और ये मिक्स होते हैं वाटर के साथ, और इसको वल्नरेबल प्लांट्स पे जैसे कि ब्रासिकास एंड फ्रूट्स पे इसको स्प्रे कर दिया जाता है। वेयर दीज आर ईटन बाई इंसेक्ट लार्वा, जहाँ पर इन्हें ईट किया जाता है इंसेक्ट लार्वा के द्वारा, और उनके लार्वा के गट में जाकर ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं और लार्वा जो होता है वो मर जाता है। मतलब भाई क्या धोखा है भाई, मतलब जो जन्मा ही नहीं उसी को मार दिया हमने। खैर चलो, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा वरना हम ही खाना नहीं खा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। ये जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं ये कैटरपिलर को किल करते हैं, ठीक है, और लेकिन अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अनहार्म छोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं करते। तो दिस इज द ब्यूटी दोस्तों, ठीक है। देखो एक टारगेट करके ले रहा है यहाँ पे। बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो, द साइंटिस्ट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड BT टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स। भाई ये जो BT टॉक्सिन जीन है इसको प्लांट ही में इंट्रोड्यूस कर दिया। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाई इंसेक्ट पेस्ट्स। ये जो प्लांट है ये रेजिस्ट कर लेते, रेजिस्टेंट हो जाते हैं किससे, इंसेक्ट पेस्ट्स के द्वारा अटैक से बचने के लिए, मतलब अपने आप को काबिल बना लेते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। BT कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। The biological control being developed for use of treatment of plant disease is the fungus trichoderma, ठीक है। प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक फंगस का भी यूज लिया जा रहा है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। ये बहुत ही इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, मतलब कुछ प्लांट पैथोजेंस के खिलाफ में काम करते हैं। आगे बात करते हैं। बैकुलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। बैकुलोवायरस जो होता है दोस्तों ये पैथोजेंस होते हैं जो कि इंसेक्ट और कुछ आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ बैकुलोवायरस used as biocontrol agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. These viruses are excellent candidates for species-specific narrow-spectrum insecticidal applications. ये जो वायरस होते हैं ये एक्सीलेंट कैंडिडेट्स होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के लिए। They have been shown to give no negative impact on plant, mammals, birds, fishes, and even on non-target insects. This is especially desirable when the beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated. ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। With our present day lifestyle, environmental pollution is major cause of concern. The use of chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is large pressure to which organic farming, the use of biofertilizers.
बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल्स। बायोफर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी के को इंक्रीज करते हैं हमारे सॉइल के। द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया। बायोफर्टिलाइजर्स का जो मेन सोर्स है वो बैक्टीरिया होता है और फंजाई होता है और साइनोबैक्टीरिया होता है। यू हैव स्टडीड अबाउट नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। जो नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, वहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कि राइजोबियम के द्वारा बनाया जाता है। दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट एज न्यूट्रिएंट, जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में अपटेक कर सकता है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन while free living in the soil. Example Azospirillum और Azotobacter। क्या लिखता है यहाँ पे कि these bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil। ये free living यानी कि आराम से free में मतलब आराम से रहते रहते freely रहते रहते ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, thus enriching the new nitrogen content of the soil. Fungi are also known to form symbiotic associations with plants। ठीक है, फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है किसके साथ? प्लांट्स के साथ। इसका एक एग्जांपल है फंजाई। भाई ये कौन सा फंजाई है? फेमस फंजाई है, इसका नाम है माइकोराइजा। PM यानी कि पाइनस के साथ माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फ्रॉम माइकोराइजा। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ये जो मतलब ग्लोमस के जीनस वाले बहुत से मेंबर्स होते हैं जो कि माइकोराइजा ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, माइकोराइजा बनाते हैं। द फंगल सिम्बायोंट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। ये जो फंगल सिम्बायोंट होते हैं इन एसोसिएशंस में, मतलब माइकोराइजा वाले एसोसिएशन में, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को पास करते हैं। Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogen। जैसे कि रेजिस्टेंस पैदा करता है ये रूट-बॉर्न पैथोजन के खिलाफ। टॉलरेंस टू सैलिनिटी, मतलब जो उसमें नमक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ भी टॉलरेंस पैदा करते हैं। और ड्रॉट, मतलब बहुत ज़्यादा सुखाड़ भी आ जाए तो उसके खिलाफ भी ये टॉलरेंस पैदा करते हैं। एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके मदद से ओवरऑल इंक्रीज प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जाम्पल एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्गेनिक एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। इन पैडीफील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर के रूप में सर्व करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the markets and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers। चलिए, तो हम लोग अपने वीडियो के कुछ खासियत को आखिरी में ख़त्म करते हैं जिसका नाम है समरी। समरी को भी पढ़ के इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिल्कुल है। नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, बिल्कुल सही। मैनी माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, हाँ एकदम सही है। वी यूज़ माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियली डिराइव्ड प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ करते ही हैं। बैक्टीरिया लाइक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, हाँ ऐसे ही होता है। द डो विच इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय यीस्ट कॉल्ड सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, पढ़ा ही था हमने। सर्टेन डिशेज सच एज इडली एंड डोसा आर मेड फ्रॉम डो फर्मेंटेड बाय माइक्रोब्स, हाँ एकदम सही। इडली और डोसा भी फर्मेंटेड माइक्रोब्स के थ्रू ही मतलब फर्मेंटेशन के बाद ही बनते हैं डो के।
जो कि माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू इम्पार्ट पार्टिकुलर टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर टू चीज़। हाँ, एकदम सही, रॉकफोर्ड चीज़ याद है हम लोग को एग्जाम्पल। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड and alcohol, which is used in a variety of processes in the industry. Antibiotics like penicillins produced by useful bacteria are used to kill disease-causing harmful microbes. Antibiotics have played a major role in controlling infectious diseases like diphtheria, whooping cough, and pneumonia. For more than 100 years, microbes are being used to treat sewage by the process of activated sludge formation, and this helps in recycling of water in nature. Methanogens produce methane biogas while degrading plant waste. Biogas produced by microbes is used as source of energy in rural areas. Microbes can also be used to kill harmful pests. The process used as biocontrol. The process is called biocontrol. The biocontrol measures help us to avoid heavy use of toxic pesticides for controlling pests. There is a need these days to push for use of biofertilizer in place of chemical fertilizers. It is clear from the diverse uses the human beings have put microbes to that they play an important role in welfare of human society. तो ये हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, बाय, टेक केयर। मेरा नाम है अभिजीत रॉबिन चतुर्वेदी। आप मुझे अभिजीत सर या रॉबिन सर के नाम से भी बुला सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना।